आज मैं एक समाजशास्त्री हैं हर्बर्ट स्पेंसर, ये ब्रिटिश समाजशास्त्री हैं, पता है आपको, इंग्लैंड के हैं। और उनकी हम बात करते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर की सबसे बड़ी क्वालिटी और इनका नाम सुन करके एक चीज समझ में आता है, ये सबसे पहले जीव विज्ञानी थे, समझ रहे, बायोलॉजिस्ट है ये एक्चुअली। लेकिन उन्होंने अपनी बायोलॉजी को पूरी सोसाइटी पे उतार दिया और ये इवोल्यूशनिस्ट कहलाते हैं, सामाजिक उद्विकासवादी, सोशल इवोल्यूशनिस्ट, ठीक है। हर्बर्ट स्पेंसर, आप इतना ज्यादा, मतलब आप जब लेक्चर होता है तो इतना ज्यादा लिखने की कोशिश मत कीजिए, आप इसको सुन सकते हैं और बार बार सुन करके समझ सकते हैं, आपके पास सारे कंटेंट हैं। आप पहले तो सुनिए अच्छे से, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसको आप प्रत्युत्तर कीजिए, आप टू वे प्रोसेस है, आप इंटरेक्शन कीजिए। इंटरेक्टिव स्टडी का दौर चल रहा है, तो ये वन वे नहीं है। आप 9th-10th क्लास के स्टूडेंट तो है नहीं कि बस एक तरफ लिखाया जा रहा है दूसरी तरफ लिखते जा रहे हैं, ऐसा भी मत कीजिएगा। आप सुनने और समझने पर ज्यादा जोर दीजिए। क्वेश्चन है कि हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज की व्याख्या किस आधार पे की? उद्विकासी आधार पे की। समाज के उद्विकासी आधार पे समाज को देखने की कोशिश की। हर्बर्ट स्पेंसर सबसे ज्यादा किससे प्रभावित थे, कोई बताएंगे? वेरी गुड। हर्बर्ट स्पेंसर सबसे ज्यादा डार्विन से प्रभावित थे। तो देखिए, मैं अभी आपको बता रहा था कि इंसान 3 व्यक्ति से मोस्टली प्रभावित होता है। एक तो माँ बाप से, अपने दोस्त से कॉमनली, और एक टीचर से, या जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं वो आपके टीचर होते हैं, समझ रहे हैं। तो उस दौर में डार्विन की थ्योरी काफी ज्यादा एक्सेप्टेड थी, लोग स्वीकार कर रहे थे। इवोल्यूशनरी दौर था, हर चीज को उद्विकासी क्रम में सोचने का एक जमाना था, हर बात को उद्विकास के आधार पर सोचते थे। और देखिए, दिमाग जो हमारा मिला है विश्लेषण करने के लिए ही तो मिला है, एनालिसिस चलता रहता है कि ये करेंगे तो ये होगा, वो करेंगे तो वो होगा, नई नई थ्योरी आती है, फिर वो थ्योरी में कई उसके क्रिटिसिज्म भी करते हैं, फिर नई थ्योरी बनती है। तो दिमाग का वही काम है, अगर वो काम हम नहीं करें, कोई एक ही थ्योरी कुछ नहीं होती हमेशा। जैसे न्यूटन आया तो फिर आइंस्टीन आए, उसी तरह अगस्ट कॉम्ट आए, उसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर आए, मैल्डरखाइम है, क्या कहते हैं, मैक्स वेबर है, कार्ल मार्क्स हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं। कोई एक दूसरे के सपोर्टर भी, कोई एक टीम में है, कोई दूसरी टीम में है, टीम में भी है। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। जब आप किसी भी वैज्ञानिक को समझते हैं तो उस वैज्ञानिक के दौर को समझिए, ये बात मैं हमेशा कहता हूँ, परिस्थितियों को समझिए। तो हर्बर्ट स्पेंसर सबसे ज्यादा बायोलॉजी से प्रभावित थे और बायोलॉजी के उस सिद्धांत से प्रभावित थे जो इवोल्यूशनरी थ्योरी थी। अब जब उस सिद्धांत से और उस व्यक्ति से प्रभावित थे जिसका नाम था डार्विन, उनकी किताब का नाम क्या था? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। जब ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में आखिर क्या खास बात थी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज से प्रभावित थे। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज उनकी किताब थी। हर्बर्ट स्पेंसर की किताब का नाम है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में डार्विन क्या कहते हैं और किन बातों को जोर देते हैं? हर्बर्ट स्पेंसर का मेनली मानना था कि जो हम लोगों का जो समाज है, इसमें सबसे बड़ा रोल जो हम लोग पढ़ रहे इंटरेक्शन का है। हम किसका स्टडी कर रहे हैं? ह्यूमन बीइंग के इंटरेक्शन का, ह्यूमन प्रोसेस का, ह्यूमन ग्रुप का, सोशल ग्रुप का, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का, इसी को तो पढ़ते हैं। लेकिन फिजिक्स वाले क्या पढ़ते हैं? नॉन लिविंग को पढ़ते हैं। केमिस्ट्री वाले क्या पढ़ते हैं? नॉन लिविंग को पढ़ते हैं। मान लो कि ये एक बोतल है, ठीक है, ये स्टडी कर रहे फिजिक्स वाले, किस प्रकार का मेटल है, केमिस्ट्री वाले कितना प्रतिशत धातु है ना। हम किस चीज का स्टडी करते हैं ये क्लियर होना चाहिए। हमारा सब्जेक्ट मैटर क्या है? हमारा सब्जेक्ट मैटर है इंसान। इंसानों, हम जीवित चीज का अध्ययन कर रहे हैं। जीवित चीज का अध्ययन बायोलॉजी में भी किया जाता है, लेकिन उस जीवित चीज के इंटरेक्शन का हम अध्ययन कर रहे हैं। हम कर रहे हैं इंसानों में व्यवहार का।
जानवरों के व्यवहार में समानता पाई जाती है, बहुत कम इंटरेक्शन है उनके बीच में, कम बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन है लेकिन स्तर कम है। हमारा क्या, जानवरों में कभी तलाक होते हुए देखा है? नहीं देखा है ना। तो क्यों? उनके मामलात कम है, रिलेशनशिप कम है। हम जिनका स्टडी कर रहे हैं उनके रिलेशनशिप कितने प्रगाढ़ हैं, कितने तरह के हैं, मैं कई बार बताऊं, बहुत कॉम्प्लेक्स है। एक आदमी जब आपको, अच्छा एक गाय जो इस साल बहुत अच्छी थी अगले साल खराब नहीं होगी, लेकिन एक इंसान जो आपका दोस्त इस साल अच्छा था वो अगले साल, बोलते हैं ना, तो तलाक तो तभी होता है भाई। आपने सुना होगा पहले वो बहुत अच्छा था अब अच्छा नहीं है, तो पहले कोई बकरी अच्छी थी आज बकरी अच्छी नहीं है, बकरी पे ये चीज लागू नहीं होता है। जानवर का व्यवहार हमेशा एक जैसा, अगर वो पहले मार खाने वाली थी, मारती थी गाय, तो आज भी मारेगी। लेकिन पहले कोई लड़का मारता था, मिसबिहेव करता था, तो हो सकता है आज नहीं करे, अब सुधर गया हो, तो उसमें चेंजेस आ सकते हैं ना। विवाह किसका होता है, जानवरों का या इंसानों का? परिवार, नातेदारी किसके पास होते हैं? भाई बहन जाता है उनसे मिलने, सपोर्ट किससे कौन लेता है? इंसान। कॉलेज स्कूल में कौन जाता है, गाय भैंस बैल या इंसान? और इसके कॉम्प्लेक्सिटी को समझिए। हर्बर्ट स्पेंसर को ये स्टडी क्यों करनी पड़ती है, सोशियोलॉजिस्ट सोसाइटी को किस नजरिए से समझता है। हम जिस चीज को स्टडी कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, सबसे टफ है। अब आप ये समझिए, इस मेटल का स्टडी करना टफ है या एक इंसान का स्टडी? पूरी दुनिया किन पे चल रही है, मेटल पे या इंसानों पे? सारा। एक चीज बताओ, अरे एक एक्टर था वो सुसाइड कर लिया, कितनी गाय सुसाइड हो गई, मर गई, कितने भैंस रोड पे मर जाते हैं, बैल मर जाते हैं, न्यूज में नहीं चलता। तो किसके लिए सोसाइटी, किसके लिए बनी है? गाय बैल भैंस बकरी के लिए या इंसानों के लिए कॉमनली? तो सारी आवश्यकताएं, फ्रिज किसके लिए बना है? आइसक्रीम कौन खाता है, किसको खिलाया जाता है, गाय या भैंस को? मतलब हमारे लिए क्या क्या बना है सोचो ना। टेबल फैन कौन कौन सा आइटम सब है, पेन ही कितने तरह के हैं, कॉपी किसके लिए बना है, कौन सा जानवर कॉपी पे लिखता है, कौन है? कॉम्प्लेक्सिटी को समझिए। फिर विवाह होता है, शादी होती है, विवाह होते हैं, झगड़े होते हैं। झगड़े किनके बीच होते हैं कॉमनली? उनके बीच होते हैं बहुत ही पर्सनल एडवांटेज। उनका पर्सनल एडवांटेज एक ही है, इकोनॉमी। बस फूड, खाने के लिए लड़ाई करते हैं जानवर, हम लोग और भी बहुत सारी चीजों के लिए लड़ते हैं। तो हमारे पास इश्यूज बहुत है। अब समझिए जानवरों में भी इवोल्यूशन होता है। तो मैं एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है, अगस्ट कॉम्ट के अनुसार फिजिक्स, मैथमेटिक्स सबसे पहले आया, उसके बाद एस्ट्रोनॉमी, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, और फिर सोशियोलॉजी जो सबसे टफेस्ट साइंस है। ये भी इवोल्यूशनरी क्रम है। सबसे टफ सबसे बाद में आता है। दादा ज्यादा तेज थे या पोता? कंप्यूटर कौन जानता है? ठीक है। किसको मोबाइल ज्यादा चलाने आता है? टिकटॉक पे कौन काम कर रहा है? ठीक है, दादाजी या पोती जी? ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्किल्ड कौन है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दादा को नहीं आता है, पर मोर एडवांस। तो जितना साइंस नया होगा, सोशियोलॉजी सबसे नया है, तो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है सोशल रिलेशनशिप को पढ़ने के लिए। बाकी जितनी भी चीजें पढ़ रहे, मतलब मटेरियल्स, एनर्जी, फिजिक्स में, वो अगस्ट कॉम्ट के अनुसार वो टफ नहीं है। और सही मानों में आप सोचे, हम इसका स्टडी करने जा रहे थे, ये बोलेगा अभी मत करो, अभी थोड़ा मैं थकी हुई हूं, लेकिन हम जा रहे हैं एक परिवार का अध्ययन करने, तो बोले अभी रुकिए, अभी खाना बन रहा है, अभी आपसे कोई नहीं मिल पाएगा, गांव में बाहर वालों का आना अलाउ नहीं है। अरे जिसका स्टडी कर रहे हो वही लड़ रहा है, और यही हमसे लड़ने चला जाए। अब मान लो कैल्शियम कार्बोनेट का स्टडी करना है, उसमें कुछ वाटर मिला करके केमिकल हॉल में या केमिस्ट्री के हॉल में, लैब में, तो कैल्शियम कार्बोनेट बोलेगा अभी थोड़ा देर रुक जाओ, अभी मैं थोड़ा रेस्ट पे हूँ, बाद में मिला लेना। लेकिन यहाँ के हम डाइवोर्स का स्टडी करने जा रहे हैं, किसका? इंसान का। ठीक है। एक तो हम सच छुपा लेते हैं, डाइवोर्स किस मामले के लिए हुआ, कुछ और आरोप लगाते हैं लड़की गलत है, आरोप लगाते हैं लड़का गलत है, मामला कुछ और ही है। तो हमारे यहाँ ऑब्जेक्टिविटी में भी दिक्कत आती है, छुपा छुपावल भी चल सकता है। सोशल साइंस में सत्य को छुपा सकते हैं, लेकिन
नेचुरल साइंस में आप सत्य को नहीं छुपा सकते, जो कलम है सो कलम है, और ये कलम कल भी ऐसा ही रहेगा, लेकिन आप कल ऐसे ही नहीं रहेंगे। हो सकता है आपका बाल उड़ जाए, बाल झड़ते हैं ना, हो सकता है कल आप दाढ़ी बढ़ा लें कि भाई आप बहुत महान है या आप कुछ और कर लें, तो आपका शकल चेंज होता है, लेकिन इसका ये तो ऐसा ही रहेगा ना कल, ये कंफर्म है, ठीक है। और इसमें जो रिएक्शन होता है वो कल भी ऐसा ही होगा, आज इसको जलाएंगे तो ऐसा ही होगा और कल जलाएंगे तो ऐसा ही होगा। लेकिन अगर इंसान को जलाया जाए तो सपोज अंगुली को आग में अगर आप डालें तो क्या होगा, तो दर्द होगा, कोई चिल्लाएगा चीखेगा, दूसरा हल्का हल्का बर्दाश्त करेगा, कोई कम बर्दाश्त करेगा, कोई ज्यादा बर्दाश्त करेगा। होता है कि नहीं होता है? तो हमारा बिहेवियर जो है ना बहुत ज्यादा चेंजिंग है और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है सोशियोलॉजी का स्टडी करना। तो क्या हुआ, हर्बर्ट स्पेंसर कह रहे हैं कि जो इवोल्यूशनरी थ्योरी है डार्विन ने बायोलॉजी के लिए बनाई है और समझाया है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसका उद्विकास होता है, समझिए, और इन द सेम वे सोसाइटी का भी उद्विकास होता है। उनका कहना है जितने भी फिजिक्स के जितने भी नियम हैं, बायोलॉजी के, सिर्फ बायोलॉजी के नहीं, फिजिक्स और बायोलॉजी, ये सब सिर्फ डार्विन से प्रभावित नहीं थे। मैं आपको एक और व्यक्ति होता था, न्यूटन। न्यूटन का प्रभाव सोसाइटी में, आपको मैं ये बताऊं कि अभी तक दुनिया में जितने भी साइंटिस्ट हैं उसमें न्यूटन नंबर 1 पे रखा जाता है। अभी के कंट्रीब्यूशन में भी न्यूटन, समझ आ रही बात? जैसे एक है ना कि भाई पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन तो अभी भी न्यूटन को, तो न्यूटन का भी था वहां पे प्रभाव। तो न्यूटन ने 3 नियम दिया था, 3 नियम दिया था कि भाई न्यूटन का पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम जो आप पढ़े हैं, तो उसी तरह अगस्त कॉम्ट उद्विकासी भी थे और उनसे प्रभावित होकर के 3 नियम दे दिए समाज का, त्रिस्तरीय नियम, ठीक है। और हर्बर्ट स्पेंसर भी न्यूटन से प्रभावित थे, फिजिक्स से भी प्रभावित थे, लेकिन मेनली प्रभावित किससे थे? बायोलॉजी की थ्योरी को। वो कहते थे कि जिस तरह से एक इंसान का, एक जीवित वस्तु का उद्विकास होता है, उसी तरह से समाज का भी उद्विकास होता है। यही बात तो अगस्ट कॉम्ट भी बोलते हैं दूसरे शब्दों में। क्या है वो? धार्मिक स्तर, तात्विक स्तर, वैज्ञानिक स्तर, क्या है? वही चीज तो है, उद्विकास तो हो रहा है। पहले धार्मिक, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले आप ये समझेंगे कि आखिर उद्विकास में होता क्या है। तो उद्विकास में क्या होता है, क्या होता है, कौन बताएंगे? उद्विकास में होता है थोड़ा थोड़ा करके सरलता से जटिलता की ओर जाते हैं। उद्विकास में क्या होता है? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाते हैं। कभी भी यू टर्न नहीं होता है और 1 डायमेंशनल होता है, एक रेखीय होता है। तो एक रेखा में जा रहा है ना, ठीक बोल रहे आप, थोड़ा से ज्यादा, ज्यादा से और ज्यादा, और ज्यादा से और ज्यादा। जैसे मान लो कि ट्राइबल सोसाइटी, एग्रीकल्चर सोसाइटी, फिर इंडस्ट्रियल सोसाइटी, फिर पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, मतलब उद्विकास एक क्रम है, इवोल्यूशनरी स्टेज है। तो उद्विकास में सरलता से जटिलता की ओर जाता है। उद्विकास 1 डायमेंशनल है और अनिश्चितता से निश्चितता की ओर भी जाता है उद्विकास। इनडेफिनिट टू डेफिनिट, कोहेरेंट, ठीक है, डेफिनिट की तरफ जाता है। उसमें क्या है? और इनकोहेरेंट टू कोहेरेंट की, असंबद्धता से संबद्धता की ओर, संबद्धता से असंबद्धता की ओर जाता है। अब समझिए इसको, जनरलाइजेशन से स्पेशलाइजेशन की ओर जाता है और अनिश्चितता से निश्चितता की ओर जाता है। जैसे मान लो कि समझने के लिए कि छोटा बच्चा है, वो छोटा बच्चा आगे क्या बनेगा आपको पता नहीं है, अनिश्चित है ना। लेकिन 40 साल के बाद तो क्लियर है कि भारत का कहीं का गवर्नर है या आईएएस है, निश्चित हो चुका है। छोटा बच्चा 5 साल का है, किसी को पता थोड़ी है कि वो भारत का प्रधानमंत्री होगा, लेकिन सब गोद में खिला रहा है। अगर पता हो जाए कि प्रधानमंत्री होगा तो छोड़वे नहीं करेगा, उसको इतना प्यार देगा कि ये आगे ठीक है, प्रधानमंत्री को भाई मैंने खिलाया है, लोग कहेंगे ना, अपना इतिहास लिखेंगे। तो छोटा बच्चा 15 साल के बाद या 20 साल के बाद आपको पता चल जाए कि ये छोटा बच्चा आगे क्या होने वाला है। सपोज आपको पता है ये छोटा बच्चा बहुत बड़ा आवारा बनेगा, बदमाश, आपको पता चल जाए ये छोटा बच्चा आईएएस बनेगा, तो स्वाभाविक रूप से आप किससे मोहब्बत करेंगे? लेकिन आप कोशिश करेंगे कि उसको सुधारें,
लेकिन ये क्लियर है वो आवारा बनेगा, ये लिख बता दिया आपको किसी ने सपोज, तो स्वाभाविक रूप से आपकी मोहब्बत तो उससे आएगी ना, अरे ये तो आईएएस बनेगा, ये बड़ा इंटेलिजेंट है पहले से ही। तो अनिश्चितता रहती है, हमें पता नहीं होता ना। और थोड़ा और पीछे जाओ, माँ के पेट में बच्चा है और भी पता नहीं है, क्या पता है? सबसे पहले तो ये भी नहीं पता है, और अनिश्चितता। थोड़ा और पीछे जाओ, बेटा होगा कि बेटी, अनिश्चितता पीछे में बहुत ज्यादा है, और आगे में निश्चितता होती चली जाती है। अब तो क्लियर है, एक व्यक्ति 60 साल की उम्र में ये बन गया, मैक्सिमम और कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, और क्लियर होता जा रहा है, और ज्यादा एडवांस होता जा रहा है, और स्पष्ट होता जा रहा है कि ये तो प्रोफेसर ही है, प्रोफेसर और महान बनता जा रहा है, ये बहुत अच्छा आईएएस ऑफिसर बनता जा रहा है। तो इंडेफिनिट से डेफिनिट, असंबद्धता, संबद्धता से असंबद्धता, उसी तरह वो स्पेशलाइजेशन होता चला, जनरलाइजेशन है आपका, सामान्यीकरण है। सब लोग आए बीए में, बीए किया, एमए किया, 8वां 9वां 10वां इंटर पास किया, बीए किया, लेकिन उसमें से कुछ बन गए, स्पेशलाइज्ड हो गए, जनरल थे, कुछ स्पेशल बन गए, कुछ टिकटॉक स्टार बन गए, कुछ कुछ यूट्यूबर बन गए, समझ रहे? ठीक है, कुछ और बन गए। तो कोई जानता था कि उसका फील्ड क्या होगा? तो कहने का मतलब ये है उद्विकास, और समाज का भी यही है। अगस्ट कॉम्ट कहते हैं कि सोसाइटी, अगस्ट कॉम्ट भी कहते हैं थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल और साइंटिफिक पॉजिटिव स्टेज। उसी तरह हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं सोसाइटी सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर जाती है, सिंपल सोसाइटी और कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, एंड डबली कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ट्रेबली कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, और कॉम्प्लेक्स होता जाता है। ठीक है, सरल समाज, एकदम ऐसा सरल समाज, अब आप समझो, जो पशु पालन कर रहा है और थोड़ा और एडवांस हुआ, एग्रीकल्चर शुरू कर रहा है, थोड़ा और एडवांस हुआ तो एग्रीकल्चर और पशुपालन दोनों कर रहा है, फिर थोड़ा और एडवांस हुआ तो थोड़ा सा मतलब अर्बन एरिया आया, और अर्बनाइजेशन और डेवलप हुआ, ट्रिपल कॉम्प्लेक्स बन गया। मतलब अब भाई अर्बनाइजेशन का भी तो डिग्री है ना। अब न्यूयॉर्क है और देहरादून है, तो दोनों में तो फर्क है ना, दिल्ली और देहरादून में फर्क है ना, दिल्ली और न्यूयॉर्क में फर्क है, बॉम्बे और दिल्ली में फर्क है, दिल्ली भी शहर है, बॉम्बे भी शहर है, लेकिन एक उन दोनों को कंपेयर करो तो एक गांव हो जाता है। कौन होता है गांव? मतलब कॉमनली लोग कहते हैं कौन? बॉम्बे है, बहुत एडवांस है, बहुत डायनेमिक। और बॉम्बे से कोई व्यक्ति किसी शहर में उतरता है तो उसको लगता है गांव में अब आ रहे हैं, ऐसा बताते हैं लोग। तो बैठिए, शहर का एवोल्यूशन का भी सिंपल टू, बैठ जाओ, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लेवल है। सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ आप जाते चले जाते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे एक व्यक्ति 20 साल में कुछ बन जाता है, फिर 30 में और कुछ बनता है। जैसे सपोज कोई व्यक्ति आईएएस बनता है, तो हर व्यक्ति आईएएस बन के सचिव नहीं बनता, सचिव बन के गृह सचिव बन जाता है। कोई व्यक्ति सचिव बन के फिर एमपी बनता है, ऐसा भी हुआ है भारत में। अभी हमारे गृह सचिव एमपी हैं, आरके सिंह। तो मतलब कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स, स्पेशलाइजेशन से स्पेशलाइजेशन बढ़ता जाता है। तो हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं, अब हर्बर्ट स्पेंसर किन आधार पे कहते हैं? तो अपनी कुछ थ्योरी देते हैं। भाई आप कोई बात कहेंगे तो उसके पहले फिर आप प्रूफ देंगे। तो अगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर डार्विन की किताब ओरिजिन ऑफ स्पीसीज से 3 थ्योरी लेते हैं, फिजिक्स से 3 थ्योरी लेते हैं, सारी थ्योरी को एक साथ रखते हैं और इवोल्यूशन की बात करते हैं। ये सारी थ्योरी इवोल्यूशन में लगती है। तो सबसे पहले वो कहते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अस्तित्व के लिए संघर्ष। जब कोई समाज संघर्ष करता है अपने अस्तित्व के लिए, तब वो आगे बढ़ता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है। अब संघर्ष ही नहीं करेगा, सपोज व्यक्ति के उदाहरण से आप देख लीजिए, कोई व्यक्ति के पिताजी किसान है, अब वो भी संघर्ष नहीं कर रहा है, किसान ही है, संघर्ष कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो वो टीचर बन जा रहा है। एक लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट। भाई
उस स्टेज से आपको आगे निकलना है तो थोड़ा आपको स्ट्रेच करना पड़ेगा। ये थ्योरी आपने सुना है मोटिवेशनल स्पीकर से, ठीक है। जैसे जब आप जिम में जाते हो ना, तो अगर आपको बॉडी वॉडी बनानी है ना तो दर्द तो होगा ही। ये तो नहीं पापा जी वैसे थे वैसे ही रहोगे तो भाई दर्द मत लो किसान के बेटा हो सपोज, तो किसान तो होंगे ही स्वतः स्पॉन्टेनियसली, लेकिन अच्छी चीज है कि आप किसान के बेटा हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको कलम से भी मेहनत करना पड़ेगा हल के साथ साथ, और ये मेहनत बहुत ज्यादा इंटेंसिव है। दिखने में लगता है छोटा कलम, बहुत प्रभावशाली है। तो अगला जब मेहनत, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करेगा तो उसका नाम होगा, उसका पहचान होगा। यही चीज होता है रनिंग में, रेस में, ओलंपिक में का, यही थ्योरी तो लागू होती है। और दूसरी थ्योरी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब जब आप लड़ने लगे, मैदान में तो उतर गए, तो क्या आप आईएएस हो जाएंगे? जो फिट होगा वही आईएएस होगा। जो संघर्ष में, समझ रहे हैं, फिट बैठेगा वो आगे निकलेगा। ओलंपिक में आप दौड़ रहे हैं, संघर्ष तो आपने शुरू कर दिया। आपके पापा किसान थे लेकिन आप ओलंपिक जाना चाह रहे हैं दौड़ने, आप एक स्टेप लिया, संघर्ष आपने शुरू किया, लेकिन उस संघर्ष में आप फिट आगे बढ़ेगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब फिट जब आगे बढ़ जाएगा तो तीसरी थ्योरी है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरली यू विल बी सिलेक्टेड एनीवेयर। अगर तुम फिट हो, उस सोसाइटी के लायक, तुम डिजर्व करते हो, तो लोग तुमको स्वीकार करेंगे, व्यक्ति के स्तर पे और समाज के स्तर पे। सपोज भारतीय समाज फिट सोसाइटी है, अमेरिका को स्वीकार करना पड़ेगा, अरे है, एडवांस है, तुम्हारे बोलने से कोई नीचा थोड़ी हो जाएगा। तो जो है, लेकिन होना चाहिए ना। अब भाई आप बोल रहे, किसान साहब आकर के बोल रहे हल लेके कि नहीं भैया हम तो आईएएस हैं, हमारी बात मानो, उसके लिए तो एक प्रोसेस है ना। नेपाल बोल रहे नहीं हम अमेरिका से भी ज्यादा डेवलप हैं, तो ये तो नहीं चलेगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, आपको पीपल विल एक्सेप्ट यू नेचुरली। यहाँ कोई प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, देयर इज नो एनी प्रेशर टू से के व्हाट एवर योर सोसाइटी इज। मतलब कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि तुम कितने डेवलप हो, दे विल एक्सेप्ट स्पॉन्टेनियसली, स्वतः स्वीकार करेगा। भाई एक चीज बताओ, तुम में से कोई इंटेलिजेंट है, अच्छा विद्यार्थी है, तो पूरा दुनिया, लोग जले तो जले, टीचर तो सबसे ज्यादा किसको मानते हैं? जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं। मैं एक बात बताऊं कि टीचर की नजर में अच्छे स्टूडेंट हमेशा रहते हैं। अब कोई जलता है तो जलने दे, ये संघर्ष है उस व्यक्ति के लिए, और नेचुरली सिलेक्टेड है, उसका भी कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा। तो ये तीन थ्योरी। अब फिजिक्स से भी उन्होंने थ्योरी ली। फिजिक्स से देखिए, फिजिक्स का जो बेसिक सिद्धांत क्या है, E बराबर mc स्क्वायर। आप उस थ्योरी को आप समझिए, E फॉर एनर्जी, M फॉर मास, C फॉर लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये आइंस्टीन की थ्योरी है। आप नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, इसमें कोई मसला नहीं है ठीक है। फिजिक्स में दो चीज पढ़ते हैं, आपने पढ़ा है, अब नहीं पढ़ा है तो समझ लीजिए। एक एनर्जी को पढ़ते हैं और एक मैटर को पढ़ते हैं, मास को पढ़ते हैं। दो ही चीज दुनिया में है। दुनिया में कितनी चीजें हैं? या तो मास है या एनर्जी है। ये चश्मा है तो ये क्या है? मास है। जो आप बोल रहे हैं वो एनर्जी है। आपकी आवाज, किधर है आवाज? दो तो थोड़ा मुझे 5 ग्राम नहीं मिलेगा ना। क्या ये आवाज एनर्जी है? एनर्जी दो तरह का होता है, काइनेटिक एनर्जी और स्टैटिक एनर्जी। एक स्थिर ऊर्जा होता है, ऊर्जा आपके पास है लेकिन उसका यूज नहीं कर रहे, और ऊर्जा ट्रांसफॉर्म होती है। मास भी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होती है। अब आप दौड़ रहे तो हीट के फॉर्म में आपकी एनर्जी निकल रही है, आप कमजोर हो रहे, पतले हो रहे हैं, तो मास चेंज हो जा रहा है, बॉडी आपकी पतली हो जा रही है क्योंकि वो एनर्जी के रूप में निकल गया। तो दुनिया में दो ही चीज है। अब जैसे लाइट है वो एनर्जी है, साउंड क्या है? एनर्जी है। ये सारी चीजें एनर्जी है या मैटर है। तो उसी तरह सोसाइटी भी मैटर और एनर्जी से है। तो हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं जब मैटर एनर्जी का सिद्धांत फिजिक्स में लगेगा तो सोसाइटी में क्यों नहीं लगेगा? वही E बराबर mc स्क्वायर। और तो
उसकी थ्योरी है कि हर जगह क्या कह रहे कि मास या मोमेंटम या फोर्स काम करता है, बल के अस्तित्व का नियम, एग्जिस्टेंस ऑफ फोर्सेस, लॉ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ फोर्सेस। कहीं पे भी सोसाइटी में बल लग रहा है, हर जगह बल अपना काम कर रहा है किसी भी रूप में। उसके बाद अब जैसे आप खड़े हैं तो शक्ति लग रही है ना, किसी भी सोसाइटी के लिए बल अपना पोजीशन रखता है, किसी भी तरह का फोर्सेस काम कर रहा है सोसाइटी में। और कहते हैं गति की निरंतरता का नियम, कि हमेशा एक मोशन काम करता है। सोसाइटी के रूप में ले रहे हैं, इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच से आप सोचिए, आप जहां बैठे हो वहां पे बल लग रहा है कि नहीं? आप खड़े हैं बल लग रहा है, सो रहे हैं बल लग रहा है, रोटी पका रहे हैं तो बल लग रहा है, खाना खा रहे हैं तो बल लग रहा है, डांस कर रहे हैं तो बल लग रहा है, बल लग रहा है हर काम में आपके। और गति लग रही है, कोई नहीं रुका हुआ है। अब रुकने का कॉन्सेप्ट को भी उसी तरह सोसाइटी इतना बड़ा पृथ्वी है, बल लग रहा है कि नहीं? आपके समाज का बल लग रहा है, आपका झोपड़ी, आपका मकान, सब चीज का बल लग रहा है। और हर एक चीज गतिशील भी है, फिजिक्स भी कहती है। तो जब फिजिक्स कहती है गतिशील है तो समाज भी गतिशील है। हर एक चीज कैसे गतिशील है? आप बैठे हुए हैं लेकिन आप गतिशील है। आपका समाज अभी रुका हुआ नहीं है, कुछ ना कुछ हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है कि नहीं? गतिशील है। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण यह है कि आप बैठे हुए हैं, सब चीज है, आपसे अगर पूछा जाए कि आपकी उम्र क्या है तो आप बताएं आपकी उम्र क्या है? आप बताएंगे आपकी उम्र 19 है, 19 साल या 20 साल है या 17 साल है। जिस समय आपकी उम्र, जब आप बताते होते हैं कि आपकी उम्र 17 साल है, तब तक आपकी उम्र 17 साल 5 सेकंड हो चुकी होती है। तो आप स्टैटिक हैं, रुके हुए नहीं हैं। आप कितने गतिशील है आप अंदाजा कीजिए। और धरती हिल रही है, घूम रही है ना, तो कितने गतिशील है वो हमको फील नहीं हो रहा है। हर चीज अपने अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रही है, ये फिजिक्स का नियम है। और अर्थ भी सोलर सिस्टम को, मतलब सन के चारों तरफ जो प्लेनेट हैं वो भी चक्कर लगाते हैं। तो हम तो पूरे गतिशील हैं, ये भी नियम लागू होता है। और पदार्थ की नश्वरता का नियम, पदार्थ समाप्त नहीं होते। ये सारे नियम मिला करके हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं, उन्होंने एक नई थ्योरी दी, बायोलॉजी का नियम, फिजिक्स का नियम, सारे नियम को लगा के उनका ये कहना है कि समाज की उत्पत्ति अलग से नहीं, इसी ब्रह्मांड में हुई, इसी धरती पे है। धरती और व्यक्ति दोनों है ना। जब सूरज है, सूरज की गर्मी ले रहा है, और धरती है, धरती का नियम, व्यक्ति का नियम, यानी बायोलॉजी का नियम, दोनों इस पे लागू होगा। यानी फिजिक्स का भी बायोलॉजी का भी समाज पे। और तब जाकर के एक उद्विकासीय नियम बनाया। उन्होंने कहा उद्विकास जो है इसमें सरलता से जटिलता की ओर जाते हैं, और बहुत सारे डिवीजन बताए, क्लासिफिकेशन उन्होंने किए कि उद्विकास में सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाते हैं। उन्होंने मिलिट्री सोसाइटी का कॉन्सेप्ट दिया कि समाज में सोसाइटी मिलिट्री की तरह होता है, फिर वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तरह हो जाता है। मिलिट्री सोसाइटी का कैरेक्टर उन्होंने बताया कि लोग जो है ना मिलिट्री की तरह रहते हैं, जैसे आर्मी की तरह रहते हैं, बहुत ज्यादा अटैकिंग नेचर होता है, डिफेंसिव होता है। अब जंगल में रह रहे थे, जंगल में रहेंगे तो आप एकदम चौकन्ना जाएंगे ना, कहीं पे भी जंगली लोग जो जाते हैं तो बहुत चौकन्ना होते हैं। क्यों? एकदम आर्मी की तरह हमेशा रहते हैं, उनकी लाइफ ही वही होती है। कहाँ जा रहे हो? वहां, अच्छा ले जाओ आग का गोला ठीक है, कहीं शेर मिल गया, कुछ मिल गया, तो वो आर्मी बन के ही रहते हैं। तो ये मिलिट्री सोसाइटी, ठीक है, क्योंकि कब आपको कौन सा जानवर मिल जाए। और उसके बाद इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात करते हैं, इसमें उसमें सरल है समाज, उसमें जो है ना समाज में डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, स्पेशलाइजेशन नहीं है, डॉक्टर इंजीनियर नहीं है, सब लोग एक ही हैं। और इसमें क्या है? स्पेशलाइजेशन है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, अलग अलग। पहले जमाने में आप देखिए सरल समाज में एक ही व्यक्ति सारे काम करते थे, आपको पता ही है। तो आप उसको सरल समाज
मिलिट्री सोसाइटी के रूप में आप ले सकते हो, क्योंकि पहले भाई बंधु तो बहुत था। अरे मेरा गांव गंगा के उस पार है, उस पार जा रहे हो, भाई को ले लो साथ, चलता था ये। अकेले कहाँ जा रहे हो, अकेले का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। आप अगर 30 साल पहले 25 साल पहले देखोगे तो लोग अकेले जाते ही नहीं थे, क्योंकि भाई ये गाड़ियां तो थी नहीं, ये बाइक वाइक ज्यादा से ज्यादा साइकिल था, उससे भी और पहले चले जाओ तो लोग कहते थे भाई अकेले कहाँ जाओगे। अगर मान लो तुम्हें 5 किलोमीटर जाना है, अब 5 किलोमीटर तो आधुनिक शब्द है, 5 कोस, और कोस बोला जाता था, और 5 मील, तो 5 मील अकेले कोई चल के कैसे जाएगा, उसके लिए कोई ना कोई चाहिए। तो ये था मिलिट्री सोसाइटी का कॉन्सेप्ट। और डॉक्टर भी वो खुद थे, इंजीनियर भी खुद थे, ये सारे। आप लोगों का अगर कोई कॉन्सेप्ट है तो आप और पूछ सकते हैं, कोई अगर प्रश्न है तो। ठीक है, बात पे हम लोग हर्बर्ट स्पेंसर की बात कर रहे हैं। हर्बर्ट स्पेंसर को देखेंगे, ये अंग्रेज वैज्ञानिक हैं, 1820-1902 इनका काल है। इन्होंने समाजशास्त्र को समाज को एक उद्विकासीय क्रम में पहली बार देखा और डार्विन से प्रभावित थे, मैं आपको बता दूं। और इन्होंने, ये वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डार्विन की थ्योरी को समाज पे पूर्णतः लागू कर दिया। ठीक है, और इनका कहना है कि जिस तरह से एक जीव जंतु है, तभी इन्होंने जीव जंतु उसी तरह समाज है। तो इन्होंने सामाजिक उद्विकास की बात की, डार्विन ने जैविकीय उद्विकास की बात की और इन्होंने सामाजिक उद्विकास की बात की। इन्होंने अपने थ्योरी फर्स्ट प्रिंसिपल में इसकी चर्चा की है। इन्होंने प्रथम सिद्धांत, इनकी पुस्तक है, इसमें उन्होंने इसकी चर्चा की है। तो और इससे पहले इन्होंने 3 नियम दिए, जैसा कि आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि देखिए, जिस तरह से बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन बीइंग है, मानव है या कोई भी जीव जंतु, उसी तरह वो समाज को लेते हैं और कंपेयर करते हैं। दिस इज सोशल इवोल्यूशन, और कहते हैं सरलता से जटिलता की ओर है। अब आप ये देखिए, एक बच्चा बड़ा होता है, बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है। बच्चा कितना छोटा होता है तो सरल होता है, माँ के पेट में होता है और सरल होता है। पैदा होता है, कुछ नहीं जानता है, धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा। थोड़ा बड़ा होता है, सब चीज़ जानता है। थोड़ा बड़ा होता है और नातेदारी को पहचानने लगता है। थोड़ा बड़ा होता है, कॉलेज स्कूल में जाने लगता है, स्कूल में कॉलेज में जाने लगता है, और बड़ा होता है समाज। तो धीरे धीरे वो कम्प्लेक्स हो रहा है, जटिल हो रहा है। ऐसे ही समाज का बोल रहे हैं, पहले छोटा बच्चा होता है समाज, धार्मिक अवस्था में, तात्विक में, वैज्ञानिक में, सरलता से जटिलता की ओर है। तो वो तो इस तरह से सब सारे वैज्ञानिक उस समय के उद्विकास से प्रभावित है। लेकिन हर्बर्ट स्पेंसर एक ऐसे वैज्ञानिक है जिन्होंने उद्विकास को जीव विज्ञान से भौतिक विज्ञान में लाया, जीव विज्ञान से समाजशास्त्र में लाया, और कहा समाज का भी ऐसे ही अध्ययन विज्ञान के रूप में करना चाहिए। तो इसकी मान्यता जो है ना, हर्बर्ट स्पेंसर को जाता है सोशल इवोल्यूशन की। ये क्वेश्चन आता भी है तो इसका, तो देखिए, इन्होंने फिजिक्स से भी कुछ नियम लिया और बायोलॉजी से भी लिया। तो फिजिक्स से क्या लिया, ये देखिए, फिजिक्स से इन्होंने लिया लॉ ऑफ परसिस्टेंस ऑफ फोर्स, शक्ति के स्थायित्व का नियम। ये सब आप याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आता है, एनसीआर नेट में भी आता है, और डिफरेंट लॉ ऑफ इंडस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर, पदार्थ की अविनाशी होने का नियम, गति की निरंतरता के नियम। अब देखिए, शक्ति के अस्थायित्व का नियम का मतलब आप समझ लीजिए, यहीं पे हम आपको समझा देते हैं कि हर जगह शक्ति लग रही है, शक्ति अवेलेबल है समाज में, वो काम कर रहा है, बिना शक्ति के काम नहीं हो रहा। शक्ति शाश्वत है। पदार्थ की अविनाश, कोई भी पदार्थ अविनाशी नहीं है, पदार्थ का फॉर्म बदलता है, यानी E = mc² समझ लिया। और गति की निरंतरता क्या नियम, इनका कहना है गति हमेशा अवेलेबल है, तो ये नियम है इनका। और दूसरा नियम उन्होंने दिया शक्ति संबंधों का मध्य, लॉ ऑफ परसिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स, यानी परसिस्टेंट, स्थायित्व और बल में शक्ति के संबंधों के मध्य संबंध है, बल और स्थायित्व में संबंध है। लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड इक्विवेलेंस फोर्स, शक्ति के रूपांतरण तथा संतुलन का नियम, संतुलन और रूपांतरण में भी संबंध है। न्यूनतम प्रतिरोध अधिकतम आकर्षण का नियम, जहाँ प्रतिरोध न्यूनतम होगा वहाँ अधिकतम आकर्षण होगा। गति की क्रमिक परिवर्तनशीलता के नियम, यानी गति हमेशा परिवर्तित हो रही है। तो ये 4 नियम हैं, ये आते हैं यूजीसी नेट में भी आते हैं। तो इसको आप इनको याद करना है, ये MCQ में दे देता है, ठीक है।
और प्राणी शास्त्रीय उद्विकासी सिद्धांत वही उद्विकासी सिद्धांत है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। डार्विन ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में 1859 में इसकी पहली उन्होंने अपनी पुस्तक में इवोल्यूशन को पहली बार स्थापित किया, और उसमें उन्होंने 3 थ्योरी दिया: स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन। इसको आपको याद करना है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एक है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, नेचुरल सिलेक्शन, इसके आधार पे उनका कहा कि प्राणियों में परिवर्तन होता है, और यही नियम सामाजिक उद्विकास का नियम में क्या कह रहे हैं कि हर्बर्ट स्पेंसर इसको लागू कर देते हैं कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नेचुरल सिलेक्शन, यानी संघर्ष के लिए, अस्तित्व के लिए संघर्ष जो करेगा वही सर्वाइव होगा, वही जीवित रहेगा, और वो जीवित रहेगा तो उसका चयन होगा जीने के लिए, आगे किसी भी काम को करने के लिए। ठीक है, सपोज कि मान लिया आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो संघर्ष जो करेगा उसी का नेट में सर्वाइव करेगा, और जो सर्वाइव करेगा वही का चयन होगा। सिंपल समझ लीजिए। तो नियम क्या क्या है? देखिए, सामाजिक विकास का नियम सरलता से जटिलता का नियम है। ये सब क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाता है, बस आपको ये पॉइंट याद करना है। सरल से जटिल की ओर जाता है, और सरल में भी कई फॉर्म है, इसको भी आपको याद करना है। सरल समाज, संश्लिष्ट समाज, द्वितीय संश्लिष्ट समाज, तृतीय संश्लिष्ट समाज किसने दिया? ये क्वेश्चन आता है, तो ये हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया। ठीक है। और ट्रैवली कंपाउंड सोसाइटी, उच्च संश्लिष्ट समाज, वॉलंटरी कॉपरेशन होता है, वॉलंटरी ऐच्छिक सहयोग होता है। ठीक है। अब आइए, एक होता है इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इंडस्ट्रियल सोसाइटी की भी बात करते हैं कि पहले मिलिट्री सोसाइटी थी हर्बर्ट स्पेंसर, सरल समाज से सैनिक समाज सरल था और इंडस्ट्रियल हो गया। उसी को वो कॉम्प्लेक्स फैमिली स्ट्रक्चर बोलते हैं कि इसमें कॉम्प्लेक्स होता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिसकी बात मैं अभी कर रहा था, वही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है कि जो फिट होगा वो सर्वाइव करेगा। आज तक का इतिहास यही है। किसी भी गेम में देख लीजिए, किसी भी पढ़ाई लिखाई में देखिए, सब में स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी चलती है। अब समाज की सावियर संरचना की अवधारणा वही जो हम आपको बता रहे हैं, इमाइल दर्कहाइम ने भी कंपैरिजन किया, हर्बर्ट स्पेंसर ने भी किया, दुर्खिम ने भी किया। समाज की सावयव संरचना मतलब समाज सावयव की तरह है। कैसे है? समाज और प्राकृतिक नियमों में अनुरूपता पाई जाती है। ठीक है, सेम है, हर काम सेम होता है। जैसे उसके अंग है उसी तरह इसके अंग है। उसका एक अंग खराब है तो एक काम खराब हो जाता है। उसका सामाजिक अंगों की विभिन्नता पाई जाती है, और जिस तरह विभिन्न अंग बायोलॉजी में भी पाए जाते हैं, समाज में पाए जाते हैं। सामाजिक अंगों के बीच प्रकार्यात्मक संबंध है। अब जैसे हाथ, नाक, आँख, कान सब एक दूसरे से संबंधित है। अब आप ये बताइए, किसी को मान लिया कि बॉडी को मजबूत करना है, बॉडी बिल्डअप करना है, तो खाएगा तो मुंह से ना, तो मुंह से और पूरे बॉडी का रिलेशनशिप है। एनर्जी तो पूरे बॉडी को जाएगी, तो रिलेशनशिप है। सामाजिक अंगों की स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्र भी है। हाथ अपना काम कर रहा है, पाँव अपना काम कर रहा है। सामाजिक अंगों के प्रकार्यात्मक उद्देश्य, सबके अपने काम है। आँख का अपना काम है, नाक का अपना काम है, उसी तरह समाज का अपना काम है, सरकार का अपना काम है, परिवार का अपना काम है, विवाह का अपना काम है, नातेदारी का अपना काम है। ये था। अब चलिए, इमाइल दर्कहाइम